तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी इस वीक की Q&A वीडियो। और इस वीक के मैं कह रहा हूं भाई, लेकिन काफी हफ्तों बाद ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है और मैंने इसलिए कोशिश करी है ज्यादा क्वेश्चंस इस बार पिकअप करने की। तो टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों का थैंक यू जिन्होंने भी क्वेश्चंस भेजे हैं और भाई काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस वीक में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रेसलिंग ट्रिविया की तरफ से आता है और ये कहते हैं, कैन वी सी अ फ्यूड बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड बॉबी लैशली which will book for Extreme Rules for WWE Championship मैच। गोल्डबर्ग इंटरफेयर करें इस मैच के अंदर, डिस्ट्रैक्ट करें बॉबी लैशली को और रैंडी ऑर्टन यहां से WWE चैंपियनशिप जीत जाएं। अब भाई ये काफी अच्छा सिनेरियो आपने बोला, ऐसा हो सकता है और WWE ने कहीं ना कहीं हिंट करा था मंडे नाइट रॉ पे कि रैंडी ऑर्टन या फिर रिडल में से कोई एक्चुअली जा सकता है अगेंस्ट बॉबी लैशली, और बॉबी लैशली को रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू भी लगाई थी। तो अगर WWE सच में चाहती है गोल्डबर्ग और लैशली का मैच करना एट क्राउन ज्वेल एंड दैट टू नॉट फॉर द WWE चैंपियनशिप, वो गाइस हो सकता है। और इसका हिंट एक चीज और जगह पे हमको मिला था जहां पे गोल्डबर्ग ने मंडे नाइट रॉ पे अपने प्रोमो में ये बात बोली थी कि आई एम नॉट कमिंग बैक फॉर द WWE चैंपियनशिप, आई एम कमिंग बैक फॉर बॉबी लैशली सोल। तो हो सकता है कि लैशली को वो जो दिक्कत है, वो जो मेन लॉस है, सबसे बड़ा लॉस उनके पिछले कुछ सालों का, वो गोल्डबर्ग दिलवा सकते हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है और ऐसा अगर हो गया भाई तो काफी अच्छी चीज हो सकती है। इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भाई और भी ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है आदर्श की तरफ से और ये कहते हैं, डोंट यू थिंक सेथ वर्सेस रोमन इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैच ऑफ दिस जनरेशन। तो भाई अगर सच बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा मैच होगा एंड आई डोंट थिंक कि WWE के अभी नियर फ्यूचर में कोई भी प्लान्स हैं इस मैच को करने के। अनप्रिडिक्टेबल की जहां तक बात है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैच कितना प्रिडिक्टेबल है जब तक ये हो नहीं जाता, क्योंकि इस सिनेरियो में क्या सुपरस्टार है, क्या उसकी स्टोरी है, क्या उसका कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग गाइस हमको वो बात जज करनी पड़ती है। तो अनप्रिडिक्टेबल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता भाई, लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट मैच है। अगला क्वेश्चन आता है RSAD स्वयं की तरफ से और ये कहते हैं, कैन वी सी लेसनर हेल्पिंग बैलर टू विन द टाइटल सिंस ही इज अ फेस नाउ, कैन वी सी द सेम वे ऑफ लैशली लूजिंग हिज टाइटल बिफोर फेसिंग गोल्डबर्ग। तो गोल्डबर्ग वाली बात तो हमने भी जस्ट करी है, लेकिन ब्रॉक लेसनर आई थिंक हेल्प डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक गाइस कि बैलर इस पॉइंट पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे। बात ब्रॉक लेसनर की हेल्प करने की नहीं है, आई थिंक ब्रॉक लेसनर खुद यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे आदर्श की तरफ से और ये पूछते हैं, how do you see the idea of CM Punk forming a faction in AEW which could be a modern day NWO। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि AEW में आके भाई CM Punk NWO के लेवल की कोई फैक्शन बनाने वाले हैं, क्योंकि उसका कोई आइडिया हमको नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। लेकिन आई थिंक एक पॉइंट पे जाके CM Punk डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे कि कुछ सुपरस्टार्स को वो उठाएं और उनके साथ अपना एक वो ग्रुप क्रिएट करें। हम जानते हैं कि द शील्ड का ओरिजिनल आइडिया CM Punk का था और उसके साथ वो प्रोबेबली बहुत कुछ करना चाहते थे, और AEW में वो यंग टैलेंट की बात करते हैं तो बहुत सारा टैलेंट है वहां पे, जो कि अगर CM Punk के साथ एक फैक्शन में जुड़ जाएगा तो भाई ऑब्वियसली उनके करियर के लिए भी फायदा होगा। तो आई थिंक डाउन द लाइन एक फैक्शन, एक स्टोरी लाइन CM Punk के हमें देखने को मिलेगी, और इसी वजह से गाइस मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं Punk के लिए, क्योंकि आई थिंक आने वाला जो टाइम है उसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, और इसके बारे में हमने बात भी करी थी अपने असली अखाड़ा के पॉडकास्ट में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है मयंक की तरफ से, डू यू थिंक वी शुड गिव NXT अ चांस, आई मीन इट कैन टर्न आउट टू गिव अस रेसलर्स लाइक OVW क्लास ऑफ 2002, योर ओपिनियन। तो भाई देखो, मैंने इस पॉइंट पे अपने चैनल पे कोई ज्यादा बात करी नहीं है नई NXT के बारे में। ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं कि NXT ब्रांड इज डेड, जो कि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं बात सच हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि विंस मैकमैन और ब्रूस प्रिचर्ड अब उस शो को पूरा हैंडल करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, और ट्रिपल एच को कहीं ना कहीं लॉस ऑफ पावर देखने को मिलेगा NXT में। लेकिन जब तक वो आ नहीं जाता, सितंबर 14 को वो स्टार्ट हो जाएगा, क्या सिर्फ लुक्स में ही चेंज किया जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, किस टाइप के सुपरस्टार्स को पुश करा जाएगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जहां तक चांस देने की बात है भाई, चांस तो तब देंगे जब एक्चुअली देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूं ताकि मेरा जब फर्स्ट ओपिनियन फॉर्म हो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा चांस देना है या फिर नहीं। और जहां तक बात है OVW क्लास ऑफ 2002 की, आई डोंट थिंक कि वो चीज फिर से रिपीट कोई कर पाएगा, क्योंकि वो वंस इन अ लाइफ टाइम थी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे स्पीयर सिटी की तरफ से, टेल 3 बेस्ट फ्यूड्स एंड 3 बेस्ट मैचेस इन रोमन रेन्स यूनिवर्सल टाइटल रेन।
और अगर आपको यूनिवर्सल टाइटल रेन की बात हम कर ही रहे हैं भाई यहाँ पे, तो मैं फिर से बता दूं कि असली अखाड़ा का जो लेटेस्ट पॉडकास्ट था वो रोमन रेंस की पूरी रेन के ऊपर था। वहां पे मैंने और रोहित ने डिस्कस करी पूरी 1 साल की रोमन रेंस की रेन, और भाई पूरी डिटेल में हम गए थे। तो आपने वो चेकआउट नहीं करा तो उसको जाके देखें। लेकिन 3 बेस्ट फ्यूड्स की मैं बात करूं तो आई थिंक एज और डैनियल ब्रायन वाली रेसलमेनिया फ्यूड बहुत अच्छी थी, जे ऊसो के साथ उनकी फ्यूड काफी अच्छी थी, और साथ के साथ केविन ओवेंस वाली। और यही 3 मैचेस भी अगर हम देखें तो आई थिंक काफी अच्छे थे। उसके अलावा ड्रू मैकिंटायर के साथ जो मैच हुआ, सिजारो के साथ जो मैच हुआ, और भी जो सारे आई थिंक मैचेस रोमन रेंस ने दिए अपने इस पूरे 1 साल में, वो गाइस काफी बढ़िया रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है गाइस संस्कार की तरफ से, और ये पूछते हैं, डू यू थिंक डार्बी एंड एमजेएफ विल बी द बिगेस्ट नॉन डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्स इन फ्यूचर जस्ट लाइक एजे स्टाइल्स? और इस बात से मैं काफी हद तक एग्री करता हूं। आई थिंक कि एजे स्टाइल्स एक ऐसा स्टार था जो जब डब्ल्यूडब्ल्यू में आया तो कंपनी को खुद ये बात नहीं लग रही थी कि भाई ये बंदा पॉपुलर हो पाएगा। उनको लगा था भाई एक हॉटेस्ट फ्री एजेंट है, इसको हम साइन कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ये काम कर रही थी उस पॉइंट पे। लेकिन एजे स्टाइल्स एक इतना बड़ा सक्सेस बन के डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए शाइन करेगा वो शायद वो भी नहीं जानते थे। और डार्बी एलिन एंड एमजेएफ जो इन 2 सालों के अंदर उन्होंने अपनी पोटेंशियल को रिवील करा है, आई थिंक पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री ये बात जान चुकी है कि ये दोनों बंदे आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार्स बनने वाले हैं। एमजेएफ के लिए हम जितनी तारीफ करें कम है, और डार्बी का भी अपना यूनिक स्टाइल है जो कि आई डोंट थिंक कि और इंडस्ट्री में कोई ऑफर कर सकता है। उनको जेफ हार्डी से बहुत बार कंपेयर करा जा सकता है, और जेफ हार्डी की जब हम बात करते हैं तो भाई वो जेनरेशनल एक ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार रहा है जो कि शायद गाइस उसके आसपास भी और कोई नहीं आ पाया। तो डेफिनेटली आपकी ये बात सही है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस करण की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी चीज पिच करी, और ये कहते हैं कि क्या पता अगर रॉलिंस और एज भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक्चुअली चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं अभी भी कि उनको वो चीज चाहिए, तो क्या हमें रॉलिंस वर्सेस बैलर वर्सेस एज वर्सेस रोमन ये फेटल 4-वे मैच देखने को मिल सकता है एक्सट्रीम रूल्स में, अगर यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस हो जाए रोमन रेंस और बैलर के मैच में स्मैकडाउन के अंदर? ये कहते हैं दिस विल बी अ स्टार पावर पैक शोडाउन बिटवीन द ग्रेट टैलेंट्स व्हिच विल गिव अस इफ नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट फेटल 4-वे मैचेस ऑफ ऑल टाइम। और इस बात से जबकि मैं आपकी एग्री करता हूं, आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को प्लान कर रही है, क्योंकि इसके बारे में कुछ सुनने में नहीं आया। इस आइडिया के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल इसके फेवर में हूं इनफैक्ट। और मेरे हिसाब से ये मैच करने का शायद परफेक्ट टाइम भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एज को मौका मिला था तो भाई वो तो यहाँ पे टाइटल जीत नहीं पाए थे रॉलिंस की वजह से। रॉलिंस को कब से मौका चाहिए, तो उनको एक पेंडिंग चांस है। और साथ के साथ फिन बैलर जो कि ऑब्वियसली मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए थे, लेकिन जॉन सीना ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया था। तो भाई ये 3 बंदे डिजर्व करते हैं टाइटल के लिए। और रोमन रेंस के अगेंस्ट अगर सारे एक ही साथ आ जाएंगे तो भाई रोमन रेंस उस पॉइंट पे कैसे जीतेंगे? तो वो उनके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए भी बढ़िया रहेगा। और अगर इन 3 सुपरस्टार्स को रोमन एक ही मैच में हरा देते हैं तो भाई उनका कैरेक्टर कितना एलिवेट होगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन क्या एक्सट्रीम रूल्स को डब्ल्यूडब्ल्यू इतना बड़ा पेपर व्यू मान रही है? क्या आपको नहीं लगता कि क्राउन ज्वेल में वो फेटल 4-वे मैच करना ज्यादा पसंद करेंगे? आई थिंक एक अच्छा आइडिया है, और अगर होता है तो मैं भी देखना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है रोसू की तरफ से, और ये कहते हैं who is going to debut at All Out, Daniel Bryan or Adam Cole? In my opinion, Daniel Bryan at All Out and Adam Cole at September 22 Grand Slam। तो भाई डैनियल ब्रायन के बारे में तो रूमर्स आए थे कुछ दिन पहले कि वो अब ऑल आउट में आएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से AEW रिस्क नहीं लेना चाहती कि न्यूयॉर्क के एपिसोड में शायद वो करना पॉसिबल ना हो, क्राउड पे थोड़ी जो है वो रूल्स चेंज हो सकते हैं। और एडम कोल की जहां तक बात है, अभी तक कोई ऐसा रूमर नहीं आया, कोई ऐसी डायरेक्ट न्यूज नहीं आई जो हमें बताए कि एडम कोल ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। अभी भी आई थिंक वो सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। और गाइस अगर उन्होंने ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो आई थिंक सितंबर 22 एक सही टाइम हो सकता है उनको भी लाने का। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि अभी सीएम पंक आए, अब डैनियल ब्रायन आने वाले हैं, तो AEW को जरूरत नहीं है इस सारी बड़ी बड़ी साइनिंग्स को हर 2-2 3-3 हफ्ते बाद लाने की। वो आराम से वेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब एक बड़ी साइनिंग आई उसको तो भाई तुम पूरा अच्छे से निचोड़ लो, और वो जब चीज हो जाए तो तुम आगे बढ़ जाओ। आई थिंक वो चीज उनके लिए बेटर रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, कहते हैं सो आयुष ब्रो, वी ऑल नो ब्रॉक वर्सेस रोमन विल हैपन एट क्राउन जूल, देन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट मैच? मींस अ टाइटल चेंज और व्हाट? भाई अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं इस पॉइंट पे, आई डोंट एक्सपेक्ट कि रोमन रेंस रेसलमेनिया तक एटलीस्ट अपना टाइटल हारेंगे। और आप कह रहे हैं कि भाई जरूरी है कि ब्रॉक वर्सेस रोमन क्राउन ज्वेल में होगा, हो सकता है आप सही हो, लेकिन हो सकता है आप गलत भी हो, क्योंकि WWE मैच रेसलमेनिया के लिए करना चाहती है। क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस 2 बार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये मैच होता है क्राउन ज्वेल में, आई थिंक रोमन रेंस जीतने वाले हैं और WWE को वहां से एक मौका मिलेगा
ब्रॉक लेसनर को एक सेकंड चांस देने का, क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर फेस हैं तो वो चीटिंग की वजह से यहाँ पे मैच को हार भी सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस वैभव की तरफ से और ये पूछते हैं कि ऑल आउट में अंड्राडे का मिस्ट्री अपोनेंट डैनियल ब्रायन या फिर एडम कोल हो सकते हैं या फिर कोई और। तो मैं आपको अभी बता दूं कि पाक और अंड्राडे का जो मैच था ऑब्वियसली वो अब नहीं होने वाला शो पे, क्योंकि ट्रैवल इश्यूज की वजह से वो पॉसिबल नहीं है, कोई एक सुपरस्टार पहुंच नहीं पाएगा शायद। लेकिन गाइस ये भी कहीं अनाउंस नहीं हुआ है कि एक मिस्ट्री अपोनेंट अब आएगा अंड्राडे के अगेंस्ट। आई थिंक अगर डैनियल ब्रायन ऑल आउट में आने वाले हैं तो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है उनको वहां पे डेब्यू कराने का, सीधा एक मैच से, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे उस चीज के लिए। लेकिन अभी मैं आपको 100% नहीं बोलूंगा कि ऐसा होने वाला है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। ऑब्वियसली शो की भी प्रेडिक्शन वीडियो आएगी, आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अगला क्वेश्चन आता है नरोत्तम की तरफ से, कैन रिडल वर्सेस ऑर्टन हैपन फॉर द WWE टाइटल एट रेसलमेनिया 38? Orton wins title from Lashley. Randy is a double champ, and after some time, RK Bro lose their tag team title. Then Orton angrily turns on Riddle. Riddle challenges Orton for the match. That can be a great storyline build up. Your opinion? अब आप लोग मेरा इस पे ओपिनियन पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आरके ब्रो भाई बिल्ड होनी स्टार्ट हुई थी ना मंडे नाइट रॉ पे, ये एग्जैक्ट सेम चीज मैंने उसी समय प्रिडिक्ट कर दी थी। अब शायद मैंने ये बात नहीं बोली थी कि रैंडी ऑर्टन या फिर रिडल में से कोई WWE चैंपियनशिप भी जीत सकता है, लेकिन मैंने बोला था कि भाई इस टीम में इतनी पोटेंशियल है ना, इसके अंदर मुझे एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन दिख रही है कि अगर WWE एक्चुअली में इसको बुक करना चाहती है तो वो पूरा साल इसके साथ निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म फ्यूड नहीं होनी चाहिए, इनको ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, इनके साथ इतने सारे एलिमेंट्स ऐड करे जाते हैं और फाइनली जब रैंडी ऑर्टन एक पॉइंट पे जाकर रिडल के अगेंस्ट टर्न कर लेंगे तो उनका एक बड़ा मैच हो सकता है रॉयल रंबल या रेसलमेनिया जैसे पेपर व्यू में। और ये तब की बात मैं कर रहा हूं, मैंने तब बोला था जब ये टीम ऑफिशियली रॉ पे फॉर्म भी नहीं हुई थी। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और आपकी थिंकिंग भी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे चल रही है। जो आपने क्वेश्चन बोला यहाँ पे, आई थिंक बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे कमेंट्स रीड करते हुए, एंड आई थिंक इसकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट पे अगर बॉबी लैशली अपना टाइटल हार भी जाते हैं, पहले हमने गोल्डबर्ग की इंटरफेरेंस की बात करी, तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, क्योंकि लैशली ने अपनी रेन को एंजॉय तो कर लिया है, लेकिन रिडल और रैंडी ऑर्टन वाली जो फ्यूड है वो और भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको और एंटरटेनिंग करने के लिए आई थिंक डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन ये चीज कर सकते हैं। वो एक बढ़िया चैंपियन भी रहेंगे, रिडल हर चीज करेंगे रैंडी को खुश करने के लिए ताकि वो चैंपियन बने रहे, लेकिन एट द एंड पता लगेगा कि रैंडी ऑर्टन और कुछ नहीं बल्कि रिडल को यूज कर रहे थे और वो टर्न कर जाएंगे अगेंस्ट हिम, एंड इन रेसलमेनिया रॉयल रंबल किसी भी एक पॉइंट पे इनका मैच हो सकता है। डेफिनेटली एग्री, मैंने बिल्कुल यही विजन करा था और WWE लॉन्ग टर्म बुकिंग कर रही है किसी एक स्टोरी के साथ, तो वो भाई अपने आप में एक बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस एजे स्टाइल्स की तरफ से और ये कहते हैं कि इन सुपरस्टार्स को माइक स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें रैंक करना है, ये बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक ये अलग से एक वीडियो होनी चाहिए, लेकिन भाई मैं टॉप से लेके बॉटम तक करने की कोशिश करता हूं और अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो भाई प्लीज अपोलोजाइज करूंगा। सबसे ऊपर रॉक का नाम आएगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आई थिंक सेकंड पे मैं रखना चाहूंगा CM पंक को, थर्ड पे जॉन सीना को, फोर्थ पे क्रिस जेरिको को, फिफ्थ पे स्टोन कोल्ड को, उसके बाद MJF को, या फिर पहले ट्रिपल एच फिर MJF और फाइनली द मिज। आई थिंक ये रहेगा, इसके ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो ये मेरी लिस्ट रहेगी भाई। अगर फिर से मैं बोलूंगा आई थिंक तो मैं कुछ और ही बोल दूंगा, इसलिए वो जो सुन लिया भाई वही मेरी लिस्ट थी। अगला क्वेश्चन आता है ओम सिंह की तरफ से, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको बता देता हूँ इसमें क्या बोल रहे हैं। बेसिकली ये पूछ रहे हैं भाई 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए डायनामाइट के, ऐसे एक दिन आएगा जब 500 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे, तो फ्यूचर क्या है AEW का आके 6-7 सालों के अंदर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात करी। क्या ये शो लॉन्ग टर्म में रॉ स्मैकडाउन जैसे फ्लैगशिप शोज के साथ कंपीट कर पाएगा और प्रो रेसलिंग शोज के साथ, और साथ के साथ ये भी कहते हैं कि AEW का जो रोस्टर अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो क्या रैम्पेज और डायनामाइट के ऊपर इसको स्प्लिट करा जा सकता है और AEW भी अपने 2 ब्रांड्स बना सकती है। तो आई थिंक कि एक बार फिर से मैं ये बोलूंगा कि 6 से 7 साल का जो टाइम है वो बहुत लंबा टाइम होता है भाई, और यहाँ पे बैठे बैठे मैं हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि भाई इतने सालों बाद क्या चल रहा होगा रेसलिंग की दुनिया में। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अभी इस पॉइंट पे AEW को कोई भी जरूरत नहीं है टू डू अ ब्रांड स्प्लिट। आई थिंक रोस्टर इतना बड़ा है ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप उसको शेप होने का मौका मिलेगा। AEW भी आई थिंक आने वाले टाइम में कुछ सुपरस्टार्स को हो सकता है रिलीज कर दे और अपना रोस्टर थोड़ा कट शॉर्ट करने की कोशिश करे, या फिर वो अपनी प्रोग्रामिंग एक्सपैंड कर सकते हैं जस्ट लाइक WWE। तो उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर वो चीज करते हैं तो उनको सोच समझ के करनी पड़ेगी कि क्या 2 इतने अच्छे रोस्टर हैं कि 2 पूरे के पूरे अलग अलग शोज चलाए जा सकें। तो आपकी थिंकिंग सही है, पॉसिबल है सब कुछ, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते
इतने आगे का हूं, वो बिल्कुल सच बात है। अगला क्वेश्चन आता है मोहम्मद की तरफ से, व्हाई एक्सट्रीम रूल्स पे-per-view डज नॉट हैव स्टिपुलेशन फॉर एवरी मैच एज अर्लियर एवरी मैच यूज्ड टू हैव अ स्टिपुलेशन व्हिच मेड द होल पीपीवी वेरी एंजॉयबल, एग्जांपल वन नाइट स्टैंड 2008। और ये भी हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस करा था पॉइंट गाइस, WWE के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि कैसे एक एक स्टिपुलेशन को उठा के एक एक पेपर-व्यू बना दिया है और कितना इजी है पूरा कैलेंडर बनाना। आई थिंक एक्सट्रीम रूल्स एक मैच टाइप होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पेपर-व्यू के अंदर, ना कि एक पूरा पेपर-व्यू। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, वन नाइट स्टैंड हो या कोई भी हो, न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन हो, आर्मेगेडन हो, इस टाइप का कोई भी नाम होता है तो अंदर सारी स्टिपुलेशंस डाली जा सकती हैं और एक शो तुम ऐसा बना सकते हो जहां पे अलग अलग टाइप की स्टिपुलेशंस हो। तो WWE अगर ये चीज करेगी तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेफिनेटली आएगा। दिस इज व्हाट आई कॉल लेजी बुकिंग, कि भाई हमारे पास 12 स्टिपुलेशन है तो एक काम करते हैं कि भाई इनमें से 8-9 को चुनते हैं और इनमें सबको एक पेपर-व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज वेरी वियर्ड। अगला क्वेश्चन आता है गाइस अनमोल की तरफ से और ये कहते हैं, कैन यू प्रिडिक्ट कि बिग ई कब अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करेंगे? तो इसका आंसर मैं सच बताऊं तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि स्मैकडाउन पे तो नो चांस कि रोमन रेंस पे कैश इन हो जाए। वो फेल करेंगे नहीं बिग ई को, ये बात भी मुझे पता है। और अगर ड्राफ्ट आएगा फिर बिग ई रॉ पे चले जाते हैं तो उस समय वहां WWE चैंपियन कौन है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, तो तब कोई ना कोई बिग ई का चांस बनता है। लेकिन आई थिंक इस पॉइंट पे अब WWE ने कॉन्ट्रैक्ट तो बिग ई को दे दिया है, लेकिन वो उसी लूप में फिर से फंस गए हैं कि अब हम करें तो करें क्या, यानी कि किस चैंपियन के ऊपर कैश इन करें। आई डोंट थिंक कि WWE इस चीज को अभी डिसाइड कर रही है, तो अभी कुछ महीनों तक आई थिंक बिग ई अपना कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हेलो गेमर्स की तरफ से और ये पूछते हैं, बिटवीन द शील्ड हु इज योर फेवरेट सुपरस्टार इंक्लूडिंग रेसलिंग, माइक स्किल्स, कैरेक्टर, अटायर, एंट्रेंस म्यूजिक एक्सेट्रा। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं जब से शील्ड बनी है तब से लेके आज तक, तो मैं सेथ रॉलिंस बोलूंगा विदाउट अ डाउट। और इस पॉइंट पे भी मुझे सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा पसंद है। पिछले कुछ सालों में, पिछले एक साल में हम बात करें तो रोमन रेंज इज वेरी गुड, AEW में जॉन मॉक्सली ने दिखा दिया वो क्या कर सकते हैं। तो तीनों की आई थिंक अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। कोई बंदा एक में अच्छा है तो दूसरा दूसरे में अच्छा है, लेकिन आई थिंक अगर एक पिक करना हो देन आई विल पिक सेथ रॉलिंस। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अली की तरफ से, कैन WWE स्टार्ट अ स्लो बेबी फेस पुश for Karrion Kross because Lashley needs a legit threat for next year's WrestleMania while Karrion can be booked to win the Royal Rumble after his slow push। तो भाई ये उम्मीदें बहुत ज्यादा आपने लगा दी हैं कि Karrion Kross रॉयल रंबल जीतेंगे। अभी तक WWE ऐसा कोई साइन नहीं दिखा रही मुझे, वो तो इतना भी साइन नहीं दिखा रहे भाई कि उसके लिए कोई स्टोरी लाइन है। आई थिंक अभी एक चीज जो Karrion Kross को चाहिए वो है स्कारलेट, और जब वो आएंगी रॉ पे उनके साथ आई थिंक तभी उनका कुछ बढ़िया हो सकता है। अभी वो उल्टा सीधा सा मास्क पहना के इतनी सारी विक्ट्रीज देने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, और क्या उनकी स्टोरी लाइन है उसका भी कोई समझ नहीं आ रहा। एंड आई डोंट थिंक कि कैरियन क्रॉस एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको पहले 10 मैच जितवाने जरूरी हैं तब जाके वो बढ़िया दिखना स्टार्ट हो। तो आई थिंक इस समय WWE कैरियन क्रॉस को लेकर बिल्कुल गलत ही ट्रैक पे चल रही है। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है भाई एक लंबे Q&A के बाद, और ये है तनिष्क की तरफ से, डिड यू वांट टू सी फेस रोमन रेंस एवर अगेन इन WWE? बिकॉज आई डोंट वांट टू सी हिम एवर अगेन बिकॉज ही इज इन द बेस्ट रन ऑफ हिज करियर इन WWE एज अ हील एंड आई एम लविंग हिज कैरेक्टर। सो टेल मी हाउ डू यू सी रोमन्स करियर फ्रॉम हियर इन WWE? आई डोंट थिंक कि आने वाले 3 साल 4 साल रोमन रेंस को कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि जब एक चीज चल रही है तो तुम उसको क्यों चेंज करोगे। एक पॉइंट डेफिनेटली आई थिंक ऐसा आएगा जब WWE के पास रोमन के हिल कैरेक्टर के लिए और कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं, और हो सकता है उस पॉइंट पे जब वो वापस फेस टर्न करते हैं तो तब हमें एज अ फेस भी रोमन पसंद आए, क्योंकि इतने देर बाद हम उस चीज को देखेंगे तो वो तब नई फ्रेश फील होगी। तो आई थिंक जब तक ये चीज चलती है 3-4 साल आई थिंक आराम से WWE निकाल सकती है अगर बुकिंग बिल्कुल सही से करी जाए। तो गाइस ये थे सारे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा, और जिनका कमेंट नहीं आ पाया भाई डेफिनेटली अगली बार भी चांस बनता ही है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं तो भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक कमेंट का आंसर मैं दे पाऊं। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।